आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लैंगचेन का इस्तेमाल कर कर एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाकर दिखाने वाला हूं। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से लैंगचेन एक एक्चुअल एप्लीकेशन बनाने में आप लोगों को हेल्प कर सकता है। हम लोग इस्तेमाल करने वाले इस वीडियो में रैपलेट का, तो आप लोग रैपलेट पर साइन अप करना और हम लोग एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन बनाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अपनी कुर्सी की पेटी आप लोग बांध लो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और मैं जो सबसे पहला काम करने वाला हूँ वो है अपनी पुरानी लैंगचेन वाली रैपल को खोलने वाला हूँ। तो मैंने एक रैपल बनाई थी लैंगचेन ट्यूटोरियल, और अगर आप लोगों ने लैंगचेन का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप लैंगचेन का ट्यूटोरियल ज़रूर देख लें, ये वाला वीडियो देख कर आएँ, ताकि आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ जाए सही से सब चीज़ें। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि ये जो वीडियो है ये पार्ट है मेरा जनरेटिव AI वाली प्लेलिस्ट का, तो इट विल बी बेटर कि आप लोग सीरीज़ में देखें इन वीडियोज़ को फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। ठीक है, अगर आप लोग को पता है लैंगचेन क्या है, आपको लैंगचेन के बेसिक्स आते हैं, सब कुछ आपको अच्छे से आता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले टेलविंड CSS और फ्लास्क की सहायता से एक बहुत बढ़िया रैपल बनाऊंगा। तो सबसे पहले क्रिएट रैपल पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर फ्लास्क की टेम्पलेट यूज़ करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लास्क रैपलेट की एक टेम्पलेट है, इसको मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब यू माइट आस्क कि यार फ्लास्क की टेम्पलेट ही क्यों यूज़ कर रहे हो, पाइथन की क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। तो देखो यार, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप यूज़ करो। हो सकता है टेलविंड प्लस फ्लास्क की कोई अच्छी टेम्पलेट आ जाए। आप खुद भी बना सकते हो बाय द वे टेम्पलेट। तो मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करता हूँ कि लिखता हूँ लैंगचेन ऐप, ठीक है। और इसको मैं ऑब्वियसली पब्लिक रखूंगा, बट अगर आप लोग चाहें तो प्राइवेट भी रख सकते हैं। अपनी रैपल को पब्लिक रखते हुए क्रिएट रैपल पर मैं क्लिक करूंगा और मेरे लिए एक मिनिमम फ्लास्क रैपल जो है वो बन जाएगी। तो व्हाट डू आई मीन बाय अ मिनिमल फ्लास्क एप्लीकेशन, एक हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन। और आप इसको जैसे ही रन करोगे ना, तो इसके रन कॉन्फ़िगरेशन में ये लिखा हुआ है कि होस्ट तो ये रहे, पोर्ट ये रहे, यानी कि ये आपको रन होकर मिल रही है यहाँ पर। और सबसे बढ़िया बात रैपलेट की ये होती है कि आप लोगों को यहाँ पर एक नई टैब में देखने को मिलती हैं चीज़ें, विच मीन्स कि अगर आप यहाँ पर इसको एक नई टैब में भी देखना चाहते हो ना, तो आप आउटपुट को देख सकते हो। तो ये आपका वेब व्यू हो गया। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर आप लोग इस URL पर भी जाते हो ना, तो भी आई गेस ये ऐप सर्व हो रही होती है इस IP एड्रेस पर। बट वी नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक डोमेन के साथ SSL सर्टिफिकेट के साथ, मतलब कितनी सारी चीज़ें सिंपल हो गई हैं। वन ऑफ द रीजन्स टू यूज़ रैपलेट कि यार SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको, और आपकी जो ऐप है वो सर्व होती है एक ऐसी जगह से जो कि सिक्योर है। ठीक है, आप सिक्योर एंड पॉइंट पर रहते हो, आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर है। तो ऐसा कोई भी आप काम करते हो विच रिक्वायर्स HTTPS, रैपलेट टेक्स केयर ऑफ इट ऑटोमेटिकली। तो चलो यार, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। और अभी हम क्या करने वाले हैं, टेलविंड CSS को इस्तेमाल करने वाले हैं। नाउ यू माइट आस्क कि टेलविंड CSS को फ्लास्क के साथ किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, और मैं उस वीडियो को ढूंढता हूँ। मैं इनफैक्ट सर्च करता हूँ फ्लास्क विद टेलविंड CSS, ठीक है, मेरा वीडियो आ जाना चाहिए ऊपर। यस, सबसे पहले काफ़ी लोग, और मैंने ये वीडियो बहुत ज़्यादा ये वीडियो बहुत ज़्यादा व्यूज़ इस पर नहीं आए थे, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी यूज़फुल वीडियोस। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल वीडियोस उन लोगों के लिए जो कि टेलविंड CSS को इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया था, मैंने सिंपल आपको ये बताया था कि आपको इसको एज एन NPM प्रोजेक्ट बना देना है। ठीक है, इसको एज एन NPM प्रोजेक्ट बना देना है, तो लेट्स डू इट। ठीक है, तो मैं शेल पे आऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा NPM init -y, ठीक है। और जैसे ही मैं NPM init -y करूँगा, आप ये कह रहा है मुझसे कि NPM कमांड नॉट इंस्टॉल्ड, आप कौन सा इंस्टॉल करना चाहते हो, लेट्स इंस्टॉल Node.js 16। एंड ये Node.js 16 इंस्टॉल कर रहा है मेरी रैपल पर, लेट्स वेट फॉर इट। और यहाँ पर Node.js 16 इंस्टॉल हो रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ। और मैं बेसिकली करने क्या वाला हूँ ना, कि जो मेरी package.json यहाँ पर बनने वाली है, मैं उसके अंदर सिंपल एक कमांड बनाऊँगा। मैं कहूँगा यार देखो, जो मेरी स्टैटिक फाइल्स हैं, यहाँ पर मैं अपनी क्लास की स्टैटिक और टेम्पलेट भी बना लेता हूँ बाय द वे। और इसके अंदर नहीं, मुझे बाहर बनानी है टेम्पलेट। तो फाइल्स के अंदर मैं क्लिक करके, इनफैक्ट मैं बाहर क्लिक करके, और यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ टेम्पलेट्स। तो स्टैटिक और टेम्पलेट, ये दो फोल्डर्स आप फ्लास्क में यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों ने फ्लास्क यूज़ किया है तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। स्टैटिक एक फोल्डर बनाया मैंने, टेम्पलेट एक फोल्डर बनाया। ऑब्वियसली स्टैटिक के अंदर मैं डालना चाहूँगा चीज़ें, और आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो मैंने एक CSS और SRC के नाम से दो फोल्डर्स बना रखे हैं। तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, CSS और SRC के नाम से दो फोल्डर्स बनाऊँगा। स्टैटिक के अंदर एक फोल्डर में बनाऊँगा CSS, और स्टैटिक के अंदर ही एक दूसरा फोल्डर में बनाने वाला हूँ SRC। SRC के अंदर क्या है, हमारी सोर्स CSS,
और CSS के अंदर क्या है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेबल CSS। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम आउटपुट करेंगे dist.css जिसको हम इंक्लूड करेंगे अपनी टेम्पलेट्स में। और SRC के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बनाने वाले हैं एक source.css का नाम कुछ भी रख सकते हो आप, मैंने source.css रख दिया और आप कुछ भी रख सकते हो उसका नाम। इनफैक्ट इस वीडियो में मैंने कुछ और रखा होगा, आई एम डैम श्योर। अब हम क्या करेंगे, यूज़ टेलविंड CSS और टेलविंड CSS का जो इंस्टॉलेशन गाइड है वो यहाँ पर आ गया है। तो ऑब्वियसली मुझे टेलविंड CSS को इंस्टॉल करके इनिट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ npm install -d टेलविंड CSS। कहाँ से आया ये कमांड आया मेरे पास ये इंस्टॉलेशन वाले पेज से। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अगला हमारा जो कमांड है उसको रेडी करते हैं, वो है टेलविंड CSS को इनिशियलाइज करना। तो लेट्स गो। तो यहाँ पर npm का मेजर वर्जन अवेलेबल बता रहा है, बट दैट शुड बी फाइन यार। हमें अभी सिर्फ टेलविंड CSS को अभी कह रहा है कॉन्फ़िग फाइल बना दी टेलविंड की, ऑसम। अब जो हमारी इनपुट होगी उसमें हम ये डालने वाले हैं, ठीक है, ये डालने वाले हैं हम इनपुट में। और आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं इसको डालूंगा, उप्स मैंने गलत जगह पेस्ट कर दिया, आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैं इसको source.css में डालूंगा और source.css में डालने के बाद ये वो कमांड है जो क्या करेगा, जिसको हमें चलाए रखना होगा, ठीक है। और इस कमांड को शॉर्ट बनाने का तरीका मैंने उस वीडियो में बताया डिटेल में, बट लेट मी टेल यू इन शॉर्ट कि आप स्क्रिप्ट में क्या कर सकते हो, आप tw नाम से एक कमांड बना सकते हो, tw, और उस कमांड के अंदर आप ये कह सकते हो कि यार ये कमांड जो है मेरा चला दो। तो ये क्या करेगा, ये वॉच करेगा इस फाइल को। किस फाइल को वॉच करेगा ये, मैं चाहता हूँ कि ये वॉच करे मेरा स्टैटिक के अंदर जो SRC है उसको। तो मैं कहूँगा जो स्टैटिक के अंदर SRC फोल्डर है ना, उसमें source.css को वॉच करो। अब उसका नाम आप input.css रख सकते हो, source.css रख सकते हो, harry.css रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो यार। बस ये इंश्योर करना कि ये जो फाइल का नाम है वो नाम यहाँ पर भी होना चाहिए। और यहाँ पर भी मैं ये करने वाला हूँ कि भाई डिस्ट के अंदर डाल दो एज output.css। तो static/dist/output.css। आई होप कि डायरेक्टरीज मैंने ठीक से चुनी है। स्टैटिक के अंदर डिस्ट नहीं, स्टैटिक के अंदर CSS फोल्डर बनाया मैंने, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ output.css यहाँ पर चले। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं कहूँगा npm run tw, और npm run tw ये जो है इसको यहाँ पर आप देख सकते हो कि देख रहा है कि भाई output.css को वॉच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने यही चीज़ करी है। अब एक सबसे बड़ा सवाल, ये वॉच कहाँ पर करेगा, तो ये वॉच कहाँ पर करेगा ये स्पेसिफाई करने के लिए आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने इस वीडियो में यही बताया कि आप यहाँ पर बताओ कि कहाँ पर आप वॉच करना चाहते हो अपनी इस फाइल के अंदर जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनी है। तो लेट मी सी कि मैंने यहाँ पर क्या डाला है। इनफैक्ट मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच बता देता हूँ। तो देखो क्या है ना कि जो हमारी टेलविंड की जो कॉन्फ़िग फाइल बनी है tailwind.config.js, इसके अंदर मैं कंटेंट स्पेसिफाई करूँगा कि यार मेरा कंटेंट क्या है। तो मैं कहूँगा कि जो टेम्पलेट्स फोल्डर है उसके अंदर सब कुछ वॉच करना शुरू कर दो। तो मान लो इसके अंदर मैं एक index.html बनाता हूँ, और index.html के अंदर मान लो मैं टेलविंड CSS में कुछ भी लिखता हूँ। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मान लो मैंने HTML लिखा और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ div.container, और इसके अंदर मान लो मैं लिखता हूँ लेट अस से div.bgred 500, ठीक है, bgred 500, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ I am bgred 500, ठीक है। तो ये चीज़ मैं करता हूँ और मैं अपने फ्लास्क सर्वर को रिफ़्रेश करने वाला हूँ। इनफैक्ट मुझे अपने फ्लास्क सर्वर को रिफ़्रेश करने से पहले render_template ये डालना होगा। बट बिफोर दैट एक काम करते हैं कि ये करने से पहले हम ये जो हमारा कमांड था इसको हम जो माइनस वॉच करके हमने चलाया हुआ है इसको हम दोबारा से चलाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm run tw, लेट्स सी कि ये वॉच करता है आपकी नहीं। तो मैं इससे एक्सपेक्ट ये करूँगा कि ये वॉच करेगा मेरी फाइल्स को, इनफैक्ट इसको index.html को, और bgred 500 जो है मेरी आउटपुट फाइल में डाल देगा। और ये देखो इसने output.css कर दिया, इसने बिल्ड कर दिया है और ये समझ चुका है कि मेरा जो bgred 500 है वो इसे इंक्लूड करना है। तो ये जो output.css फाइल होगी ये फाइनली मैं इंक्लूड करूँगा अपनी टेम्पलेट में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लिंक डालूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा लिंक, और मैं लिखूँगा rel = स्टाइल शीट, href = मैं डाल दूँगा यहाँ पर ./static/ आप URL फॉर भी यूज़ कर सकते हो, बट जब मुझे पता है कि मैं अपना जो स्टैटिक का URL है वो चेंज नहीं करने वाला हूँ, तो मैं
स्टैटिक डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ, मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है वो, ठीक है। और ये करने के साथ साथ जब आप रीलोड करेंगे, इनफैक्ट लेट्स चेंज, मैंने गलती से बंद कर दिया मेन डॉट पी वाई को, कोई बात नहीं, मैं दोबारा खोलता हूँ। मैं रेंडर टेम्पलेट को यूज़ करूँगा, मैं कहूँगा रिटर्न रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट और index.html एंड लेट्स स्टॉप इट एंड रन इट अगैन। और इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, आप देखो आई एम बीजी रेड 500 टेलविंड वाला सेटअप तो हमारा हो चुका है। नाउ इट्स अ टाइम टू क्रिएट अ नैव बार। अब एक नैव बार को हम क्रिएट करेंगे और उस नैव बार को क्रिएट करने के बाद फाइनली हम एक इनपुट लगाएंगे और वो जो सारे आउटपुट्स वगैरह हैं वो हम लैंग चेन से लेकर आएंगे। तो सबसे पहले अपनी ऐप का फ्रंट एंड बना लेते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ों की बात करेंगे। सो दिस इज़ द फाइल आई एम वरीड अबाउट। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका ये कमांड एक शेल में चलता रहे, आपका ये कमांड चलते रहना चाहिए npx। वरना आप एक काम करो यार, ये वीडियो देख कर आओ फटाफट से, ये वीडियो देख कर आओ, 12 मिनट का वीडियो है, 2x पे देख लेना भले ही, 6 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने निटी ग्रिटी समझा रखी है बहुत ही डिटेल में, ठीक है। और यहाँ पर वापस आते हैं और अब अपनी ऐप को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो आई वांट टू क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल ऐप। तो मान लो हम लोग एक ऐप बनाना चाहते हैं जो कि हमारे लिए कंटेंट जनरेट करेगी, तो मैं इसका नाम रखूँगा AI कंटेंट जनरेटर। तो AI कंटेंट जनरेटर, और मैं इसको रीलोड करूँगा तो आप देखो कि इनफैक्ट ये शायद मैंने सेव नहीं करी है अभी तक, और मुझे शायद रीस्टार्ट करना पड़े अपना सर्वर इसको सारे चेंजेस को देखने के लिए। बट लेट्स सी कि ये टाइटल क्यों नहीं दिखा रहा है। जनरेटर मैंने लिखा और आई गेस मुझे अपनी ऐप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, स्टॉप करके दोबारा से रन करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं ये करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर AI कंटेंट जनरेटर लिख कर आ गया, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली करने क्या वाला हूँ यहाँ पर कि एक नैव बार बनाऊँगा। तो एक नैव बार को बनाने के लिए बड़ा बेसिक सा काम मैं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा dev डॉट नैव बार। इनफैक्ट मैं नैव यूज़ करने वाला हूँ, तो नैव डॉट लेट अस से, अगर मैं ये अपना लूँ जो मुझे घोस्ट राइटर बता रहा है, ठीक है, तो क्या रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, नैव लिखता हूँ सबसे पहले, और ये मैं यहाँ पर जो है अपना लेता हूँ जो भी मुझे दे रहा है नैव नेविगेशन बार घोस्ट राइटर। बट लेट्स नॉट यूज़ घोस्ट राइटर यार, क्योंकि अगर मैं घोस्ट राइटर यूज़ करूँगा ना तो होगा क्या कि दिक्कत होगी, क्योंकि आप लोग कहोगे कि यार सारा का सारा कोड तो घोस्ट राइटर ने लिख दिया, और इनफैक्ट ये लिख भी देगा। तो मुझे चैट GPT में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास रेपलेट है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा राइट अ ब्लैक नैव बार विच इज़ रिस्पॉन्सिव इन टेलविंड CSS। तो ये मुझे लिख कर दे देगा कोड, इसने मुझे जनरेट करके दे दिया एक नैव बार। अब आप कहोगे क्यों जनरेट कर रहे हो नैव बार घोस्ट राइटर से, तो यार मैं घोस्ट राइटर से इसलिए जनरेट कर रहा हूँ, आई एम नॉट इन अ मूड टू राइट फ्रंट एंड। मैं यहाँ पर आप लोगों को लैंग चेन समझाना चाहता हूँ, लेट्स सी कि इसने क्या किया है। तो मैं अगर रीस्टार्ट करूँ अपने इसको और मैं रिफ़्रेश करूँ, तो आप देखो कि इसने बड़ा एक रिस्पॉन्सिव सा नैव बार मुझे दे दिया। हालांकि इसकी जावास्क्रिप्ट बिल्कुल काम नहीं कर रही है। और मैं करने क्या वाला हूँ अभी यहाँ पर कि ये देखो इसने कितना बढ़िया मुझे जनरेट करके दिया। तो जो लोगो लिखा हुआ है ना, वहाँ पर मैं AI जनरेटर लिख दूंगा, जो भी मेरा ये है AI ब्लॉग जनरेटर, AI ब्लॉग जनरेटर मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पर AI ब्लॉग जनरेटर लिख दिया, आप देख सकते हो। और इसको मैं रीलोड करूँगा तो यहाँ पर AI ब्लॉग जनरेटर आ जाएगा। मुझे इनफैक्ट रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और जैसे मैं रीस्टार्ट करूँगा AI ब्लॉग जनरेटर आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया, ठीक है। बढ़िया यार बढ़िया। और ये करने के बाद मैं काम करूँगा ना, अपनी जो ऐप है ना इसको मैं यहीं पर यहीं के यहीं रीलोड करता रहूँगा। अगर मैं इससे पूछूं कि राइट जावास्क्रिप्ट राइट JS कोड फॉर दिस, तो यहाँ पर आप देखो कि इसने मेरे लिए जावास्क्रिप्ट कोड भी लिख दिया। लेट्स ट्राई कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर नहीं करेगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कराना है इसको काम। तो उसके लिए तो मैं हूँ ही, ठीक है। और यहाँ पर मैं इनफैक्ट एक स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट डाल दूँगा और मैं देखता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। तो लेट्स रीस्टार्ट एंड सी कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ओ वाओ यार, ओ वाओ ओ वाओ, इट वर्क्स, ठीक है। एटलीस्ट ये इस पर क्लिक करके तो काम कर रहा है, ठीक है। अब हाँ, मुझे कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी इसमें, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आऊँ और इसको रिफ़्रेश करूँ और मैं आ जाऊँ रिस्पॉन्सिव में, तो अब देखो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये यहीं पर आ रहा है। तो मुझे इसको नीचे लेकर आना है, तो कैसे लेकर आऊँगा मैं नीचे इसको। देखो यही है कि अगर AI आपका आधा काम कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ AI आपका अगर 80% काम भी कर रहा है ना, तो आपको कम से कम 20% तो करना पड़ेगा, और वहीं पे आपका काम आएगा, और वहीं पे आप लोग फास्ट शेप कर पाओगे अपनी ऐप्स को। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो मैं क्या करूँगा ना कि ये जो मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन है,
फ्लेक्स डायरेक्शन जो है, फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी मैं क्या कर दूंगा, मैं इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा। और इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करके देखो ये ऐसा हो जाएगा, बट लेट्स नॉट डू इट। अगर मैं इसको इस पर क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये नीचे आए, ठीक है, तो मुझे कुछ और तरीका फिगर आउट करना पड़ेगा। तो ये एट द टॉप आए, ठीक है, और ये जो है इसमें MD हिडन है ये, ठीक है, और फ़ोन में ये दिखेगा। तो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि ये जो है ये सबसे पहले तो ये एक नए टैब में आए, ठीक है, नीचे आए। देखो यहाँ पर आइटम सेंटर हो रखे हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स हो रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इनको रो क्लास मिली हुई है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो इसको लेकर आना है नीचे, और इसको नीचे लाने के बाद दूसरा काम जो मुझे करना है वो ये है कि इन दोनों को मुझे फिक्स रखना है। तो हाउ डू आई डू दैट, मैं एक काम करने वाला हूँ भी यहाँ पर, मैं इसको बंद करता हूँ, मैंने इसको एज अ PNG डाउनलोड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस तरह से ये किया जाए, तो देखो इसको करने के कई तरीके हैं, ठीक है, लेट मी टेल यू, इसको करने के कई तरीके हैं। मैं एक बहुत ही बेसिक सा तरीका यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ कि मैं इसको ही अलग कर दूंगा यहाँ से, ये जो MD फ्लैक्स है ना इसी को अलग कर दूंगा। और इसको अलग करके क्या मिलेगा मुझे, मैं आपको बताता हूँ। मैं बेसिकली इसमें क्या करूँगा, पोजीशन कर दूंगा इसकी, या एक काम करता हूँ मैं इसमें जो मैंने फ्लैक्स दे रखा है, मैं फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी कर दूंगा कॉलम, एंड लेट्स सी कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और ये कह रहा है कि भाई साहब ये फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम इस पर नहीं चलेगी। लेट्स ट्राई डिस्प्ले फ्लैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसकी जो पोजीशन है वो कर देंगे हम रिलेटिव। तो पोजीशन इसकी हम करेंगे रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव टॉप में हम करेंगे। अगर हम बढ़ाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो यार मुझे ना इसके पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज करना पड़ेगा, इनफैक्ट इस चीज़ को ना मुझे निकालना पड़ेगा इस वाले फ्लैक्स से, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कोड यार, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द कोड, क्योंकि थोड़ी सी खिचपिच यहाँ पर जो है वो मच चुकी है। तो मैं इसको सेव करूँगा ताकि ये फॉर्मेट हो जाए अच्छे से। और अब यहाँ पर आप लोग देखो कि ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले ये वाला बटन ढूंढ रहा है, ठीक है, और फिर नैव लिंक्स ढूंढ रहा है और कह रहा है कि यार इसमें ये वाली क्लास लगा दो, ठीक है, टॉगल कर दो, मतलब हिडन वाली जो क्लास है। बट आई डोंट वांट टू डू दैट, मेरे हिसाब से ये एक अच्छा अप्रोच नहीं रहेगा। मैं किस तरह का अप्रोच यूज़ करना चाहूँगा, मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा कि ये वाला जो पार्ट है हमारा डिव, ये हमारा एक डिव है जिसके अंदर एक एंकर टैग है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर ये जो डिव है इसको मैं निकालूंगा इस वाले डिव से बाहर, ठीक है, मैं इस वाले डिव से बाहर निकालूंगा इसको। तो इसको यहाँ से मैं कट करूँगा सबसे पहले तो, और लेकर आऊँगा ये टाइप फिजिकल टू बटन है, ये SVG डली हुई है, बटन के बाद वाला जो डिव है हमारा वो यहाँ पर ओपन होता है। तो मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ यार यहाँ पर, और इसको मैं कर देता हूँ बंद अभी के लिए, ठीक है। और मैं इसको इस वाले डिव के बाहर लेकर जाऊँगा सीधा। तो ये जो डिव है हमारा ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और मैं इसके बाहर इसको लेकर जाना चाहता हूँ। एंड नाउ इफ़ आई रीस्टार्ट इट, लेट्स सी कि ये कैसा दिख रहा है। और मैं इसको ऐसे करूँगा तो काफ़ी हद तक मैंने इसको ठीक कर दिया है। आई थिंक मैं अगर इसको सेंटर कर दूँ दैट शुड वर्क एज वेल। बट अगर आप चाहें कि इसमें आप यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स और फ्लैक्स डायरेक्शन आप अगर कॉलम करना चाहते हो तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो फ्लैक्स डायरेक्शन आप कर दो कॉलम इसमें, और उसी के साथ साथ आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर इनफैक्ट। तो ये आपको 3 चीज़ें इसमें करनी है इसको ऐसे देखने के लिए, ठीक है। तो इसको फिर इसके बाद हम टॉगल आई गेस कर पाएंगे। यहाँ पर MD फ्लैक्स है और फिर जब ये हिडन में कर रहा हूँ इसको, ओके, तो हिडन से क्या हो रहा है ना कि मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स इसमें कर दिया है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें डालता हूँ। डिस्प्ले फ्लैक्स इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये देखो कि फ्लैक्स डायरेक्शन भी इसमें काम नहीं कर रहा है क्योंकि डिस्प्ले फ्लैक्स अभी नहीं है, ये है इसका डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक हो चुका है। तो चलो यार इसको फिक्स करते हैं अभी चल के। तो सबसे पहला काम मैं जो करने वाला हूँ वो है, तो मैं इसको MD फ्लैक्स ना करके मैं इसको हमेशा फ्लैक्स कर दूंगा, और उसी के साथ साथ मैं आ जाऊँगा अभी अपने जावास्क्रिप्ट में, और मैं कहूँगा ये MD फ्लैक्स नहीं सिर्फ फ्लैक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डॉट हिडन डॉट फ्लैक्स मैं कुछ इस तरह से क्वेरी सिलेक्टर करूँगा और अभी देखता हूँ ये कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टॉगल हो रहा है अभी, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा ये है इसमें फ्लैक्स कॉल मैं यहाँ पर ऐड करूँ, ठीक है। और फ्लैक्स कॉल ऐड करने के साथ साथ मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँ, कंटेंट आइटम सेंटर, जो कि टेलविंड CSS की क्लास है, ठीक है।
तो ये करने से हमारा नैवबार एक बेसिक सा बन गया है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा काम हो चुका है, और मैं अगर इसको बड़ा करूँ तो एक दिक्कत बस यहाँ पर ये आएगी कि जो हमारा कंटेंट है वो गायब हो चुका है। तो मे बी आप एक चीज़ कर सकते हो कि ये इसको पूरा उठा सकते हो, और आप कह सकते हो कि इसको यहाँ पर दिखाओ, ठीक है, जहाँ से हमने इसको पहले उठाया था, और ये पहले हिडन रहेगा। इसको मैं हिडन यहाँ से हटा देता हूँ, और मैं इसको पहले हिडन कर देता हूँ और MD से फ्लैक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखो ये विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको ज़रा रीस्टार्ट करता हूँ जल्दी से, और फिर आपको पता चलेगा कि ये दिखेगा। ओके, तो हमारा फ्लाश सर्वर आ चुका है। आप देखो ये अभी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको फ्लैक्स कॉलर आइटम सेंटर दे रखा है। इसको मैं हटाता हूँ, एंड इसके बाद ये डेफिनेटली काम कर जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी हमने फ्रंट एंड यहाँ पर कर लिया, बट दिस इज हाउ यू क्रिएट रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन इन अ नटशेल, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स होती हैं जिनसे बनते हैं रेस्पॉन्सिव डिज़ाइंस। हाँ, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में चला जाता हूँ, सोचता हूँ यार ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, फिर मैं कहता हूँ नहीं यार ऐसे करनी चाहिए, फिर मैं कहता हूँ नहीं ऐसे क्यों नहीं करी मैंने, और मैं सोच में पड़ जाता हूँ। तो वो मत करो, एक चीज़ से स्टिक करो आप लोग, और फाइनली जब आप बैठे होते हो तो 10-50 चीज़ें ट्राई कर सकते हो, और फिगर आउट कर ही लोगे यार आपकी चीज़ें कैसे आपको करनी है। स्पेसिंग वगैरह आप लोग बढ़ा लेना, और इस तरह से जो है आप कर सकते हो। बट लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट, जो कि है हमारा कि हमें बनानी है एक ऐप लैंग चेन का इस्तेमाल करके। तो मैं यहाँ पर कुछ इनपुट एलिमेंट्स डालूंगा। तो मैं नैव बार के बाहर आऊँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा dev डॉट कंटेनर, और dev डॉट कंटेनर लिखने के बाद इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं जनरेट कोड करूँगा, और यहाँ पर लिखूँगा जनरेट कोड फॉर अ फॉर्म which takes a prompt and populates a field. Let's see what it has to provide. तो यहाँ पर इसने मुझे स्क्रिप्ट भी डालकर दे दी है, और मैं इसको एक्सेप्ट करूँ अगर सजेशन को। नहीं, स्क्रिप्ट डालकर नहीं दिया, स्क्रिप्ट हमारी पुरानी वाली है। तो आप यहाँ पर देखो इसने मुझे एक बड़ा बेसिक सा कोड दिया है, जो कि प्रॉम्प्ट यहाँ पर मुझे डालने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पर एक फील्ड को पॉपुलेट करेगा। तो मैं यहाँ से कम स्टार्ट तो कर ही सकता हूँ। मैं इनफैक्ट यहाँ पर एक चीज़ करूँगा, मैं इसको हटाऊँगा, और मैं अपने प्रॉम्प्ट को थोड़ा और इम्प्रूव करूँगा। मैं कहूँगा कि इनसाइड अ कंटेनर क्रिएट अ टेक्स्ट एरिया प्रॉम्प्ट एंड अ फील्ड विच इज़ अ div स्टाइल यूजिंग टेलविंड CSS, ठीक है। और यहाँ पर मैं सजेशन को एक्सेप्ट करके देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है ये। एंड येस, इसने मेरा काम तो कर दिया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सही, यही तो चाहिए था, यही चाहिए था, ठीक है। अब शायद अगर मैं इससे कहता कि सेंटर कर दो कंटेनर में डाल के, वो सारी चीज़ें शायद ये कर देता, बट अगेन यार मैं आई एम टोटली फाइन विद दिस, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अपना CSS से इसको ठीक करूँगा, अदरवाइज़ तो यार ये पूरा टू द पॉइंट आया है। तो मैंने यहाँ पर इसको MX ऑटो किया हुआ है। MX ऑटो करने से ये सेंटर नहीं हुआ, ठीक है। तो लेट्स सी ये सेंटर कैसे होगा। मार्जिन राइट ऑटो, मार्जिन लेफ़्ट ऑटो दिया मैंने, कुछ हुआ नहीं उससे भी। और इसको मुझे एक फ़िक्स विड्थ देनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको एक विड्थ दूँ, विड्थ मान लो मैं दूँ 80 VW, तब ये सेंटर पे आ जाएगा। तो मैं विड्थ दे सकता हूँ इसको एक, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो ये टेक्स्ट एरिया है इसका पूरा स्पैन, इसका पूरी विड्थ हो, ठीक है। तो इसकी मैं विड्थ मैं कर दूंगा इसकी इनहेरिट, ठीक है। तो W इनहेरिट क्लास लगा दूंगा टेक्स्ट एरिया में। चलो यार ये सारे काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं W इनहेरिट लगाऊंगा, उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर और क्या करना चाहता हूँ, मैंने और क्या किया था, मैंने यहाँ पर एक विड्थ दी थी इस कंटेनर को। क्या मैंने दो कंटेनर्स बना दिए? नॉट श्योर अबाउट दैट। यस, आई गेस मैंने दो कंटेनर बना दिए, उसमें से एक कंटेनर मुझे हटाना होगा। नहीं, मुझे एक कंटेनर के साथ साथ उस कंटेनर का क्लोजिंग टैग भी हटाना होगा। तो ये इस कंटेनर का क्लोजिंग है, ये इस कंटेनर का क्लोजिंग, आई थिंक वी आर गुड नाउ, ठीक है। तो ये मैंने किया, और मैं यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर मैंने MX ऑटो किया। लेट्स सी कि अभी कैसा दिख रहा है, ठीक है। लेट्स रीलोड, आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। एक चीज़ मुझे यहाँ पर जो करनी है वो है W फुल करता हूँ इसको। W इनहेरिट आई थिंक काम कर नहीं रहा है, हाँ W फुल काम कर रहा है, विच इज़ ग्रेट। तो एंटर योर प्रॉम्प्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ करूँगा, यहाँ पर एक हेडिंग लगाऊंगा, और मैं यार इसको भी जनरेट कोड करने वाला हूँ। हाँ यार, जनरेट कोड करने वाला हूँ, मेरे पास है एप्लेट,
मैं यूज़ करूँगा घोस्ट राइडर और टाइम बचाऊँगा अपना, और मैं आप लोगों से भी यही कहता हूँ कि यार टाइम बचाओ जहाँ बच रहा है, ठीक है। और एपलेट यूज़ करने का भाई सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखो अपना, मैं प्रॉम्प्ट लिखूँगा सिंपल, क्रिएट एंड स्टाइल अ हेडिंग फॉर अ ब्लॉग, फॉर अ AI ब्लॉग जनरेटर विच जनरेट्स, बस इतना ही करता हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ जस्ट जस्ट अ स्टाइल्ड H1 टैग प्लीज़, और यहाँ पर लेट्स सी कि इसने मुझे क्या दिया। लेट्स एक्सेप्ट द सजेशन एंड इट्स प्रीटी फास्ट यार। ओ वाओ, ओ वाओ, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। नाउ आई एम गोइंग टू से MY4, और MY4 करके ऊपर से भी थोड़ी सी इसमें जो स्पेसिंग है वो ऐड हो जाएगी, एंड दिस इज़ लुकिंग गुड यार। अब शुरू से रिस्पॉन्सिव बनाया चीज़ों को, तो भाई अभी भी यहाँ भी रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा, और यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि PX करने वाला हूँ 4, और MD पे PX 0 कर दूंगा। और अब देखो ये करने से क्या होगा, ये करने से होगा ये कि इनिशियली तो इसमें पैडिंग आ जाएगी यहाँ पर, बट जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा, इसकी विड्थ को मैं जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, ये देखो ये कुछ इस तरह से आ गया, देख रहे हो आप लोग। तो ऐसे बनाते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस। और AI को कैसे यूज़ करना है वो भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो दिस इज़ अ फील्ड की जगह मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि योर कंटेंट विल शो अप हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने योर कंटेंट विल शो अप हेयर लिख दिया है। तो यहाँ पर एंटर द टाइटल ऑफ योर ब्लॉग और योर कंटेंट विल शो अप हेयर। तो यहाँ पर हमें कंटेंट को शो करना है, ठीक है। लेट्स सी कि अभी कैसा दिख रहा है। तो ये अभी ऐसा दिख रहा है। तो कुल मिलाकर हमने फ्रंट एंड यहाँ पर बना के अपना रेडी कर लिया है। अब हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया, इसके कंटेंट को हमें उठाना है, अपनी फ्लास्क ऐप को देना है, हमारी फ्लास्क ऐप एक्सेप्ट करेगी इसको, और उसके बाद यहाँ पर जो भी आउटपुट आ रहा है वो पॉपुलेट करना है, सिंपल एज दैट। तो वो भी मैं कर दूंगा यहाँ पर। फिर हम सिर्फ अपने फंक्शन पे काम करेंगे, सिर्फ लैंग चेन पे काम करेंगे। तो चलो यार जावास्क्रिप्ट लिख लेते हैं इसके बाद इसकी जल्दी से। तो मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट बहुत ही सिंपल लिखने वाला हूँ। मैं कहने वाला हूँ कि यार देखो क्या करो, एक फंक्शन बनाओ। तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, मैं इसका नाम रखता हूँ पॉपुलेट रखते हैं इस फंक्शन का नाम। और मैं कहूँगा कि यार ये एक एरो फंक्शन है, ठीक है, ये एक एरो फंक्शन है, और इस एरो फंक्शन के अंदर क्या करना है हमको। ओ वाओ यार, ये तो सारा काम खुद से कर दे रहा है। तो मैं काम करता हूँ ज़रा ना, यहाँ पर एक कमेंट लिखता हूँ और मैं कहूँगा फंक्शन टू टेक द प्रॉम्प्ट एंड फैच द आउटपुट फ्रॉम द स्लैश आउट जनरेट एंड पॉइंट, ठीक है। तो मैं ये करूँगा, और यहाँ पर मैं इसको कॉन्स्ट इसको मैं एक एसिंग फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। एसिंग फंक्शन बनाने का फ़ायदा क्या है कि ये इसके अंदर मैं अवेट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली फैच API यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा लेट, सबसे पहले ऑब्वियसली मुझे प्रॉम्प्ट लेना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू। पूरे पेज पर एक ही टेक्स्ट एरिया है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगला काम क्या करना है, रिस्पॉन्स। ओ वाओ मैन, दिस इज़ अमेजिंग। अब देखो मैं गूगल सर्च करके भी ये चीज़ लेकर आता, मैं ऐसे भी लेकर आ रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक देर इज़ एनी थिंग रॉन्ग इन डूइंग दिस, ठीक है। इससे सिर्फ आपका टाइम ही बचेगा, अनटिल अनलेस आप एक बहुत ही बिगिनर जावास्क्रिप्ट डेवलपर नहीं हो, तब मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये आपका टाइम ही बचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि ऑब्वियसली हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज करने के बाद आई थिंक वी आर गुड यार, वी आर गुड। और यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने प्रॉम्प्ट को भेजा है अपने स्लैश जनरेट एंड पॉइंट में एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। लेट्स सी कि हमारा जो स्लैश प्रॉम्प्ट है वो किस तरह से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि इसको रेप्लिकेट करूँगा। शॉर्टकट होता है, आई गेस इट्स, उप्स ये क्या कर दिया मैंने यार, मैं पता नहीं क्यों शॉर्टकट्स भूल जाता हूँ। शॉर्टकट्स मैं इसलिए भूल जाता हूँ क्योंकि मैंने अपने पाइचाम वाले शॉर्टकट्स कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। इट्स ऑल्ट शिफ्ट और बॉटम एरो की, और यहाँ पर मैं लिखूँगा जनरेट, ठीक है, स्लैश जनरेट। अब इस फंक्शन का नाम भी रखेंगे जनरेट, और इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग एनीथिंग, इनफैक्ट मुझे जेसन रिटर्न करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर जेसनिफाई, और मैं जेसनिफाई आउटपुट करूँगा, और आउटपुट क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ अभी। तो नहीं यार ये गलत कह रहा है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है कि जो मेथड है
वो यहाँ पर आएगा पोस्ट, ठीक है। तो फ्लास्क में क्या करना होता है, आपको अगर पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करना है तो मेथड इज इक्वल टू गेट और पोस्ट इस तरह से लिखना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पर इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, तब आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म एंड व्हाट इज रिक्वेस्ट, यू विल हैव टू इम्पोर्ट इट, ठीक है। ऑसम। और यहाँ पर आउटपुट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म कर देते हैं, आउटपुट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, आउटपुट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। और यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, ये कह रहा है रिक्वेस्ट REQUEST। हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर, और मैं आउटपुट को करता हूँ, लेट से मैं आउटपुट को एक डिक्शनरी बनाता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ यार, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ A:B, ठीक है, A:B कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आउटपुट इज इक्वल टू मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और मुझे पता है ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं बेसिकली आपको बताता हूँ कि पॉइंट क्या है। मैं जस्ट आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये स्लैश जनरेट एंड पॉइंट हमारा काम कर रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पर इसको एज पोस्ट ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको एज पोस्ट यूज़ करूँगा, यानी कि जब पोस्ट रिक्वेस्ट इस पर आएगी तभी प्रोसेस करूँगा डेटा को। और उसके साथ साथ क्या करने वाले हैं हम कि इसको अब टेस्ट करेंगे। और मैं क्या कहूँगा कि जब भी कोई क्लिक करे ना इस बटन पर, तब हमें ये चला देना है पॉपुलेट। तो क्या कहूँगा मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, नहीं यार ये वाला बटन नहीं, मुझे इनफैक्ट एक बटन यहाँ पर बनाना है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि योर कंटेंट विल शो अप हेयर से पहले यहाँ पर मैं कहूँगा, मैं यहाँ पर जनरेट रैपलेट के जनरेट का इस्तेमाल करूँगा। अब मैं आपको बता दूँ कि यही काम आप ChatGPT से भी शायद करते, नया टैब खोल के लेकर आते हैं, मैं ऐसे कर रहा हूँ। राइट योर प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइट योर प्रॉम्प्ट में मैं क्या प्रॉम्प्ट डालूँ कि a button with black BG styled using tailwind, ठीक है, जनरेट कोड यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड एक्सेप्ट सजेशन। लेट्स सी कि ये क्या दिखाता है। और ये यहाँ पर कह रहा है कि भाई दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई भाई, ये कह रहा है कि रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, ये कह रहा है कि इट गॉट अनएक्सपेक्टेड। ये मेथड्स होता है यार, आई डोंट नो व्हाई इसने मेथड मुझे बताया, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था उस टाइम पर। ये मेथड्स होता है, मेथड नहीं होता है। और इसमें यार हमें थोड़ी सी पैडिंग भी देनी होगी बटन में, PY2 दे रखी है, MY2 देनी होगी, इनफैक्ट PY2 के साथ साथ MY2 भी देनी होगी। चलो जी MY2 भी दे लेते हैं, एंड MY2 देने के बाद आई थिंक दिस शुड लुक गुड, यस। और बटन नहीं यार, यहाँ पर मैं सबमिट करूँगा इसको, और जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर योर कंटेंट विल शो अप हेयर। और ये करने के बाद आई थिंक वी आर गुड। MY2 मैंने किया है, और ऊपर भी मैंने MY2 किया है, तो यहाँ पर मार्जिन है, यहाँ पर मार्जिन है। आई थिंक मुझे यहाँ पर नीचे स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा देनी चाहिए, तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर देने वाला हूँ MY4। वाई इफ यू लास्क, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा कंटेंट जनरेट हो रहा है ना उसके ऊपर थोड़ी सी स्पेसिंग हो। देखो अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। और शायद मैं इसको थोड़ा सा कम करना चाहूँ, शायद, लेट्स सी कैसा दिख रहा है। और मैं चाहता हूँ कि यार जब मैंने स्टाइलिंग करी है ना तो मैं ठीक से कर दूँ, मैं ये चाहता हूँ। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर AI ब्लॉक जनरेटर ये कुछ इस तरह से बन गया, योर कंटेंट विल शो अप हियर। तो अब मुझे क्या करना है, इस बटन में एक ID देनी है, और इसकी ID में क्या देने वाला हूँ मैं, ID इज इक्वल टू सबमिट BTN देने वाला हूँ। और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, कहूँगा कि सबमिट BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, वाओ मैन दिस इज सो स्मार्ट। इसने ID देख ली और सबमिट BTN, वाओ, ओ वाओ, ये समझ गया कि मैं, अरे भाई क्या बात है यार, क्या बात है, ये समझ गया कि मैं पॉपुलेट करना चाहता हूँ यार, क्या बात है यार, मज़ा ही आ गया। तो पॉपुलेट चल जाएगा जैसे ही मैं क्लिक करूँगा। और यहाँ पर ये करने के बाद क्या होगा कि फाइनली मैं ये चाहूँगा कि जो इसका आउटपुट हो, जो इसका आउटपुट हो उसका क्या होना चाहिए। अवेट फैच मैंने यहाँ पर किया, इसका जो आउटपुट है उसके साथ हम क्या करना चाहेंगे, मैं यहाँ पर console डॉट लॉग कर देता हूँ रिस्पॉन्स को, ठीक है। सिर्फ इतना करते हैं अभी के लिए, और इसको रीस्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। इंस्पेक्ट भी मैं करता हूँ, मुझे पता है इसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी, अभी हमें फिक्स करनी पड़ेंगी, बट दैट शुड बी फाइन। तो मैंने अगर यहाँ पर हे लिखा, इनफैक्ट मैं इसको रीलोड करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर हे लिखा
और ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफाई कंसोल। वाई, उप्स, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। यहाँ पर मैंने console डॉट लॉग ये लिखा, console क्लास इज इक्वल टू लॉग console। देखना पड़ेगा console डॉट लॉग। इनफैक्ट ये चीज़ मुझे बाहर निकालनी होगी, यहाँ लिखनी होगी। ये ब्रैकेट किस चीज़ का है, एक मिनट। ओप्स, ये तो फेच का ब्रैकेट है, ठीक है, ये तो फेच का ब्रैकेट है। और ये यहाँ पर हमने इस फंक्शन का ब्रैकेट का, इस फंक्शन का क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पर है। तो मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी भाई साहब, क्या है वो चीज़ कि इसको निकालना पड़ेगा इसके क्लोजिंग ब्रैकेट से। रुको मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ। तो मैंने घोस्ट राइटर को क्या बोला, कोड सेलेक्ट करके कि फॉर्मेट इट, और इसने इसको फॉर्मेट कर दिया बढ़िया तरीके से। तो मैंने कंट्रोल ए किया, राइट क्लिक किया, और मैंने यहाँ पर एडिट कोड में जाके कह दिया फॉर्मेट इट, और इसने फॉर्मेट कर दिया। वाओ, अमेजिंग। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये मेरा फैच एपीआई यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। फाइनली यहाँ पर मैं console डॉट लॉग रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। एंड लेट्स नाउ सी कि रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हे दिस इज़ द टाइटल। सबमिट मैंने किया, सबमिट मैंने किया, कुछ नहीं हुआ। मान लो मैं कुछ लिखता हूँ, फिर मैंने सबमिट किया, कुछ नहीं हुआ। क्या नेटवर्क कॉल जा भी रही है? नेटवर्क कॉल नहीं जा रही है गाइस, विच मीन्स कि कोई प्रॉब्लम है हमारे कोड में अभी भी। तो मुझे यहाँ पर देखना होगा कि क्या करना है। तो मैंने फेच किया स्लैश जनरेट, क्या पॉपुलेट फंक्शन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या पॉपुलेट। ओके, तो एक एक गलती जो हमने करी है वो ये है कि ये जो चीज़ है ये हमें डालनी होगी इस फंक्शन के बाहर, क्योंकि ऑब्वियसली हम इस फंक्शन के अंदर क्यों ही डालेंगे इस चीज़ को, ठीक है। एंड नाउ इट शुड वर्क। So if I say hello and if I submit, रीलोड करता हूँ, अगर मैं कुछ भी लिख के सबमिट करूँ तो देखो यहाँ पर langchain app डॉट कोड विद एरी डॉट रेपल डॉट को, ये यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स आ गया, आप देख सकते हो। तो मैंने जो रिस्पॉन्स था वो यहाँ पर ले लिया, आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ठीक करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, A:B मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, इनफैक्ट हम किस तरह से रिस्पॉन्स को फॉर्मेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ किस तरह से फॉर्मेट करते हैं। और अगर आपको नहीं पता किस तरह से फॉर्मेट करते हैं तो लेट मी टेल यू किस तरह से फॉर्मेट करते हैं। सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट डॉट nr.html इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो यहाँ पर मैंने कह दिया रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसको हम अवेट करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन को। और क्या रिस्पॉन्स डॉट जेसन मुझे करना चाहिए या मुझे रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं अगर एक टेक्स्ट भी लेकर आ जाऊँ ना, दैट शुड ऑल्सो बी फाइन। तो अगर मैं इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू इनर एच टी एम एल इस तरह से होता है, और मैं अगर रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट लेकर आऊँ तो लेट्स सी कि क्या होता है। मान लो मैंने कुछ लिखा यहाँ पर, ये कह रहा है कॉन्टेंट इज़ नॉट डिफाइंड, कॉन्टेंट इज़ नॉट डिफाइंड। कॉन्टेंट कहाँ पर है हमारा, देखते हैं। कंटेंट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो कंटेंट मुझे क्या करना पड़ेगा, आई डी इज इक्वल टू कॉन्टेंट डालनी पड़ेगी यहाँ पर, जहाँ पर मैंने योर कॉन्टेंट विल शो अप हेयर किया हुआ है। तो मैं आई डी इज इक्वल टू कॉन्टेंट डालूंगा और अब ये चल जाएगा। तो मैं इसको रीलोड जब करूँगा और यहाँ पर मान लो मैंने कुछ डाला और सबमिट किया, तो देखो A:B आ गया, विच मीन्स कि यहाँ पर मैं वो जेसन ला सकता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ वो यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा एज HTML, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंट्रोल मेरे हाथ में आ चुका है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर रिटर्न कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, और मैं मान लो लिखूँ इस तरह से, तो भी काम मेरा हो जाएगा। और मैं एक काम करता हूँ यार, हे हाउ आर यू लिखूँ अगर इस तरह से, और इसको मैं रीस्टार्ट करूँ और मैं इसको रीलोड करूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट करूँ, तो हे हाउ आर यू आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है। एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट H1 है, टेलविंड स्टाइल नहीं करता है, इसलिए इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमारा काम सिर्फ इतना रह गया है कि हम इस फंक्शन को कंप्लीट करें। हमारे पास प्रॉम्प्ट आने वाला है, मैं प्रिंट करूँगा ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट को। मैं आउटपुट को ज़रा प्रिंट करता हूँ और ये देखता हूँ कि भाई आउटपुट यहाँ पर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैं ये SDF वाली स्ट्रिंग यहाँ पर भी पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है। तो मैं अगर इसको रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म मैंने किया, ये नहीं आया, लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग है। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म किया तो आया क्यों नहीं। तो मैंने यहाँ पर जब इसका डेटा यहाँ पर दिया था, प्रॉम्प्ट करके दिया था, तो लेट मी ट्राई रिक्वेस्ट डॉट जेसन, रिक्वेस्ट डॉट जेसन, और मैं उसी के साथ साथ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म भी ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है।
लेट्स रीलोड, लेट्स राइट समथिंग एंड क्या हमें कुछ मिला, इम्यूटेबल डिक्शनरी। तो ये कह रहा है इम्यूटेबल डिक्शनरी। लेट मी सी यार कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म काम करना चाहिए आइडियली। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म और डॉट गेट और प्रॉम्प्ट, और मैं इसको मान लो रीस्टार्ट करूँ कुछ इस तरह से, तो यार इसको काम तो करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट्स रॉन्ग हियर। चल गया ये। मान लो मैंने यहाँ पर जे लिखा और सबमिट किया, तो मैं एक्सपेक्ट तो करूँगा यार कि यहाँ पर जे मेरा ओके। तो जब मैं सबमिट करूँगा तब मैं जे यहाँ पर एक्सपेक्ट करूँगा। रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज़ इंडीड पोस्ट। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँ हे और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँ प्रॉम्प्ट, एक्चुअली मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाया था इसलिए ये नहीं आ रहा था। एंड आई होप कि यार अभी आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है और इस तरह के एरर्स आते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है। तो देखो एक बार हे आया एक बार नन आया, तो ये हे आया और ये मेरा नन आ गया, विच इज़ अ प्रॉब्लम यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये एज अ फॉर्म यहाँ पर मुझे दिखे। तो मैं यहाँ पर इसको जैसे ये कर रहा हूँ तो हे और नन आ रहा है, तो मैं इसको अगर रीलोड करूँ दोबारा से और यहाँ पर कुछ लिखूँ तो प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म मैंने किया हुआ है एंड आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों आ रहा है। तो मे बी इट्स कमिंग बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन जेसन। तो मैं रिक्वेस्ट डॉट जेसन करूँ अगर, तो शायद ये काम करे। वरना मैं मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा के तौर पर इसको भेजूंगा और ये रिक्वेस्ट डॉट जेसन काम करिए, क्योंकि मैं कंटेंट को एज एप्लीकेशन जेसन भेज रहा था। तो मैं यहाँ पर डॉट गेट करके प्रॉम्प्ट को ला सकता हूँ और अब मेरा प्रॉम्प्ट प्रिंट हो जाएगा, मुझे हे करने की ज़रूरत भी नहीं है, आई एम श्योर। ठीक है, तो मैं अपनी ऐप को रन करूँ और यहाँ पर लिखूँ कि राइट अ ब्लॉग ऑन जावास्क्रिप्ट और सबमिट करूँ। देखो राइट अ ब्लॉग ऑन जावास्क्रिप्ट यहाँ पर आ गया। अब मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि मैं ये आउटपुट वेरिएबल को पॉपुलेट करूं और आउटपुट वेरिएबल को पॉपुलेट करने के बाद आउटपुट वेरिएबल को रिटर्न करूं। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का इस्तेमाल करने वाला हूँ और ये जो मेरा प्रॉम्प्ट है मैं इससे बनाऊंगा एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। सो जब भी रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट होगा और मैं पुराना कोड कॉपी कर रहा हूँ, आप लोगों को अगर समझना होगी ये सब चीज़ें किस तरह से काम करती हैं लैंग चेन में, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, LLM चेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ओपन एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी एंड इनफैक्ट हम ओपन एआई पैकेज और ओएस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ तक इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ ऊपर। एट द टॉप हमारे इंपोर्ट्स होने चाहिए हमेशा, और यहाँ पर हम सिर्फ LLM चेन्स तक ही इंपोर्ट करेंगे। मैं नहीं चाहता कि हम कोई भी ऐसी चीज़ इंपोर्ट करें जिससे कि हमें हमारे कोड में फालतू का प्रोसेसिंग वगैरह आए। ठीक है, तो ये मैंने कमेंट कर रखा था पिछले वीडियो में, लेकिन मैं अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसलिए मैं क्या करूँगा कि मैंने लिखा कि चेन डॉट रन, मैंने लिखा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द, तो मैं क्या करूँगा जनरेट अ ब्लॉग ऑन टाइटल और यहाँ पर क्या आएगा मेरा प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये मेरी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है। ठीक है, और जिस तरह से मेरी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यहाँ पर क्या थी कि मैंने यहाँ पर बोला था कि चेन डॉट रन प्रोडक्ट की प्रोडक्ट मेरा क्या है ये मैंने बताया था। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो मेरा टाइटल है उसको मैं बनाऊँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, प्रॉम्प्ट ना लिख के यहाँ पर टाइटल लिखता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको यहाँ से कट करूँगा और मैं कुछ इस तरह से, जहाँ मैं कह रहा था प्रोडक्ट डॉट, जहाँ मैं कह रहा था चेन डॉट रन प्रोडक्ट, अब मैं कहूँगा चेन डॉट रन और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ टाइटल। ठीक है, चेन डॉट रन टाइटल। अब ये कह रहा है अनडिफाइंड नेम चेन और यहाँ पर ये अनडिफाइंड नेम चेन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको चेन 1 बोला है, तो मैं इसको चेन बोलूँगा और इसको ऊपर लेकर आऊँगा। ठीक है, और ये प्रोडक्ट आईफोन यहाँ से हटा दूँगा। ये हमारे पुराने वाले इसके लिए था अनडिफाइंड नेम टाइटल, तो इंस्टेड ऑफ टाइटल आई एम गोइंग टू से प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट क्या होने वाला है हमारा, प्रॉम्प्ट ये होने वाला है और ये प्रिंट आउटपुट और प्रिंट प्रॉम्प्ट जो मैंने किया है वो मैं हटा देता हूँ। यहाँ से भी मैं ये चीज़ हटा देता हूँ जो कि मैंने डेमो के लिए पहले लगा रखा था एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्रिंट दी आउटपुट। ठीक है, तो हम आउटपुट को प्रिंट करने वाले और यहाँ पर टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.3, ये सब कुछ हमने यहाँ पर सेट कर दिया है
एंड एल एल एम इज इक्वल टू ओपन ए आई, टेम्परेचर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सब कुछ सही दिख रहा है मुझे, बस एक चीज़ मुझे सही नहीं दिख रही है और वो है कि हमने लॉगिन नहीं किया है ओपन ए आई में। तो किस तरह से ओपन ए आई में लॉगिन करना है ये मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो ओ एस मॉड्यूल का इस्तेमाल करके मैंने कहीं ना कहीं ओपन ए आई में लॉगिन किया हुआ है यहाँ पर, एंड आई एम गोइंग टू फाइंड इट। और मैं क्या करूँगा ना, मुझे लॉगिन करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं सिर्फ सीक्रेट्स डाल दूंगा ओपन ए आई ए पी आई की। ये जो मेरी सीक्रेट है ना, ये मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो मैं अगर यहाँ पर आऊँ और सीक्रेट्स में आऊँ तो मैं सीक्रेट डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सीक्रेट सर्च कर रहा हूँ, कहाँ है मेरा सीक्रेट, ये आ गया मेरा सीक्रेट्स। तो एक नया सीक्रेट बनाऊंगा ओपन ए आई ए पी आई की, और यहाँ पर मैं अपनी ओपन ए आई की ए पी आई की कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। एंड आई डोंट वांट टू शो माय ओपन ए आई ए पी आई की टू एनीवन, ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। और इसको बंद करेंगे। और बाय द वे, आप लोग को ओपन एआई की जो एपीआई की है, वो बहुत सारे लोगों का कंसर्न ही आता है कि यार मैं 1000 जनरेट करना चाहता हूँ पोस्ट और मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ओपन एआई पेड है। तो यार अगर आप 1000 करना चाहते हो तो आपको क्यों चाहिए फ्री में, मतलब वाई। हाँ भाई, बहुत सारे जी लगते हैं, कंप्यूट पावर लगती है इन लोगों को भी, तो वो चीज़ भी आपको समझनी चाहिए ना कहीं ना कहीं। तो चलो यार, अब क्या करेंगे, इसको प्रिंट आउटपुट तो मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ जावा स्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स लिखूँ। अभी कह रहा है कि यार ये लैंगचेन इंस्टॉल करो, तो चलो यार लैंगचेन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर शेल खोलूँगा एक और मैं यहाँ पर लिखूँगा पिप इंस्टॉल लैंगचेन, और यहाँ पर लैंगचेन हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो लैंगचेन को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा। और भी कोई इशू आएगा तो हम उसको फिक्स करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। ये कह रहा है जेसॉनिफाई यूज़ ही नहीं किया आपने, सही तो कह रहा है, गलत क्या कह रहा है। तो जेसॉनिफाई हटा लेते हैं क्योंकि हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। अब मैं वेट कर रहा हूँ इसके कंप्लीट होने का, जैसे ये मेरा लैंगचेन जो है कंप्लीट हो जाएगा। बाय द वे, एक ओपन सोर्स मॉडल है हगिंग फेस का, उसका नाम है ब्लूम। अगर कोई भी उसको एक्सप्लोर करना चाहता है तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन वो मॉडल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको अपनी कंप्यूट पावर को इस्तेमाल करके चलाना पड़ेगा। तो मे बी एक गूगल कोलैब नोटबुक में आप लोग उसको चला सकते हो। और गूगल कोलैब को यूज़ करना बहुत सिंपल है, अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं बता दूं आपको। गूगल कोलैब बहुत आसान है, बिल्कुल जुपिटर नोटबुक की तरह चलता है, और रन टाइम गूगल आपको प्रोवाइड करता है बेसिकली। तो ये अभी भी इंस्टॉल हो रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ, एंड लेट्स सी कि ये कितना टाइम लग लेता है, ठीक है। और अभी तक हुआ नहीं, बट या उतनी देर में मैं चेक करता हूँ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। मैंने लैंगचेन को इंपोर्ट किया, ये सब किया, ये हो चुका है। अब मैं इसको रन करूँगा जल्दी से, ठीक है। तो फाइनली हम डिप्लॉय भी करेंगे रैपलेट पे ऐप को, और मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा डिप्लॉय करने का और इस तरह से रन करने का। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ जावा स्क्रिप्ट मैप फिल्टर रिड्यूस, तो जो ओपन एआई है ना वो जीपीटी यूज़ करता है। अब यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर आ गया, could not import OpenAI Python package, please install it, okay, that makes a lot of sense। OpenAI और भी कोई पैकेज है क्या जो कि मैंने इंस्टॉल नहीं किया है? नहीं, और कोई ऐसा पैकेज नहीं है जो मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, एंड आई थिंक अब चल जाना चाहिए यार सब कुछ। ओके, चल गया। अब मैं इसको अगर जावास्क्रिप्ट मैप फिल्टर एंड रिड्यूस लिखूं, अभी मुझे खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबमिट पर क्लिक करने के बाद अभी भी इंटरनल सर्वर एरर आ सकता है। और यहाँ पर वाओ, इट वर्क्स यार, इट वर्क्स। आप देख सकते हो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का, अगर मैं यहाँ पर मान लो मैं लिखता हूँ कि मुझे एक ब्लॉग पोस्ट चाहिए, लेट अस से ऑन हाउ टू बी मेंटली फिट, ठीक है, सबमिट करा। हाँ ऑब्वियसली आप लोडर यहाँ पर एक लगवा सकते हो, वो जावास्क्रिप्ट से आप कर सकते हो। मेंटल फिटनेस इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज फिजिकल फिटनेस, इट इज़ एसेंशियल। वाओ मैन, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ ग्रेट यार, दिस इज़ ग्रेट। जाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी दिखाना चाहता हूँ कि डिप्लॉय किस तरह से करना है आपको इस ऐप को। तो आपको सिंपली ये डिप्लॉय और ऐप पर क्लिक करना है, एंड ऑब्वियसली मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा दूंगा, मुझे प्रिंट स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टॉप करूँगा, डिप्लॉय और प्रोजेक्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं इसको रिजर्व वीएम में डिप्लॉय करूँगा, परचेज एंड डिप्लॉय, और टीयर परचेज्ड। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिप्लॉय और प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, एंड फाइनली मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला है। ये कह रहा है आपका रन कमांड क्या होने वाला है, पाइथन मेन डॉट पी वाई मेरा रन कमांड होने वाला है, ठीक है। और क्या कोई रन कमांड है ओपन एआई की एपीआई की, मेरी इसने दिखा दी है, जो कि इसने काफ़ी गलत किया है, नहीं दिखानी चाहिए थी इसको।
एडिट के टाइम पर मुझे इसको ब्लर करना पड़ जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड वर्कर, आप चाहो तो बैकग्राउंड वर्कर भी लगा सकते हो, लेकिन बैकग्राउंड वर्कर हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी ऐप बन चुकी है। वरना आप बैकग्राउंड वर्कर में ये वाला जो हमारा कोड था जो कि टेलविंड CSS की क्लासेस को रियल टाइम बिल्ड करा था उस तरह की चीज़ें लगा सकते हो। और यहाँ पर LangChain ऐप कोड विद आई.applet.app इज़ टोटली फाइन। मुझे काफ़ी सही लग रहा है ये। मैं इसको डिप्लॉय करूँगा और डिप्लॉय पर जैसे मैं क्लिक करूँगा ये डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रोविज़न करेगा पहले, फिर बिल्ड करेगा, फिर बंडल करेगा, फाइनली पुश कर देगा डिप्लॉयमेंट को। तो वेट करते हैं इसके डिप्लॉय करने तक का। और तब तक मैं आपको ब्लूम के बारे में बताता हूँ। तो हगिंग फेस का एक मॉडल है ब्लूम, जिसको आप बड़े आराम से डाउनलोड करके, ब्लूम हगिंग फेस, और इसको आप लोग डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर चला सकते हो। लेकिन हाँ, आपको एक NVIDIA GPU की ज़रूरत पड़ेगी। और आप कभी भी ओपन AI को फ्री होते हुए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट ChatGPT ही फ्री है। काफ़ी खर्चा उन लोगों को लगता है, वो उनकी जो कॉस्ट है वो ChatGPT प्लस से इनकर होती है। लेकिन इसमें आपको बता रहा हूँ कि जो ChatGPT है वो ही अपने आप में एक फ्री होना उसका ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ब्लूम को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया मॉडल है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स जो कि हगिंग फेस का ही पैकेज है उसको आप इंस्टॉल करके इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचा हमारा डिप्लॉयमेंट। और आई गेस हमारा डिप्लॉयमेंट ऑलमोस्ट डन होने वाला है। तो बंडल फेस पर अभी ये है, मैं वेट कर रहा हूँ इसके बंडल हो जाने का, और जैसे ही ये हो जाएगा बंडल में वापस आऊँगा। तो फाइनली जो हमारी ऐप है सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुकी है। लेट्स सी कि ये काम कर रही है कि नहीं। एक टाइटल मैं यहाँ पर डाल के देखूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा मेंटल वेल बीइंग, या कुछ और लिखते हैं यार। अब क्या लिखूँ मैं, हाउ टू कुक पनीर, सबमिट। एंड ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर लोडिंग या कम से कम कुछ ऐसा टेक्स्ट वेक्स्ट यहाँ पर दिखाना चाहिए था, या फिर यहाँ पर एक मुझे गोल गोल ये घुमाना चाहिए था ताकि कम से कम ये तो पता चले कि लोडिंग चल रही है। और यहाँ पर देखो, कुकिंग पनीर इज़ अ ग्रेट वे टू ऐड अ डिलीशियस, मतलब इसने लिख दिया, ठीक है, काफ़ी बढ़िया तरीके से इसने लिख दिया। तो ये हमारा रैपलेट में डिप्लॉय भी हो चुका है। एंड गाइस दिस इज़ रिस्पॉन्सिव, येस दिस इज़ रिस्पॉन्सिव। आप इस एनिमेशन को स्मूथ वगैरह बना लेना यार, बाद में यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह दे लेना, लाइन्स ऐड करनी है वो कर लेना, फ्रंट एंड का काम आप लोग कर लेना। लेकिन एक छोटा सा फ्रंट एंड का काम मैं करके जाऊँगा, और वो ये है कि कॉन्टैक्ट के नीचे की जो स्पेस है ना उसको थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा। या मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मेरी ऐप ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी है, मुझे रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। मैं ये काम नहीं करता हूँ, आप लोग करना, और ज़रूर करना और मुझे बताना ये करके। एंड इस तरह की ऐप्स छोटी छोटी बनाकर आप अपने गिटहब पे पुश करोगे तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करने वाला है। और मैं आप लोगों को बताना बस ये चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसको बनाओगे इस तरह की ऐप्स को और डिप्लॉय करोगे और लोगों से कहोगे कि ट्राई आउट करें आपकी ऐप को, आप अपने एम्प्लॉयर से भी अगर कहते हो कि यार ट्राई आउट करो मेरी ये बनाई हुई ऐप है, तो काफ़ी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो आई होप कि आप लोग को ये बनाकर मज़ा आया होगा। और इस तरह से आप लोग एक कंटेंट जनरेटर बना सकते हो LLM का इस्तेमाल करके। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया इस वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों सबको बताना चाहता हूँ। इस जनरेटिव AI सीरीज़ में मेरे साथ आप बने रहो, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। और मुझे पता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल हो जाती हैं, बट अगर आप लोगों को यूज़ करना है अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में तो डेफिनेटली ये वीडियोस आप ज़रूर देख सकते हो। हमने स्टार्ट किया ओपन AI की सिंपल प्लेन APIs को यूज़ करते हुए, फिर हमने इमेज जनरेशन की API में थोड़ा हाथ डाला, फिर हमने फाइनली LangChain देखा किस तरह से काम करता है। अब हमने LangChain के थ्रू एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें काफ़ी फ्रंट एंड का काम भी इन्वॉल्व था। आने वाले वीडियोज़ में और चीज़ें देखेंगे जनरेटिव AI से रिलेटेड। आप बने रहो इस वीडियो सीरीज़ में मेरे साथ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I will see you next time.